हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम करने वाले हैं हिस्ट्री की क्लास और हमारा टॉपिक चल रहा था यहाँ पर वैदिक संस्कृति। हमने इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, भारतीय आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष जो है ये कंप्लीट कर लिए थे टॉपिक, और उनके प्रैक्टिस सेट भी लगा लिए थे। यहाँ पर हम कर रहे हैं वैदिक काल की संस्कृति। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होने वाला है और इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट। आपका एग्ज़ाम नेगेटिव मार्किंग बेस है, इसीलिए हम यहाँ पर थ्योरी भी कर रहे हैं और साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का टॉपिक हमारा कहाँ से शुरू होने वाला है। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का क्या अर्थ होता है। संपूर्ण पृथ्वी के प्राणी मात्र एक ही परिवार का हिस्सा होने की उदात्त भावना रखता है। वैदिक काल में प्रत्येक व्यक्ति इस भावना से व्यवहार करता था। सर्वे भवन्तु सुखिन जैसे अनेक मंत्र जो थे वैदिक साहित्य में पढ़ने को मिलते हैं। उस समय लोग इसके अनुरूप व्यवहार भी करते थे। मानव ही नहीं बल्कि इस धरती के प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना यहाँ के सामान्य जन की विशेषता रही है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया वसुदेव कुटुंबकम। चलिए आ जाते हैं अब आश्रम व्यवस्था। वैदिक संस्कृति में आश्रम व्यवस्था किस तरह की थी। हमारा संपूर्ण जीवन व्यक्ति भाव से ऊपर उठकर समाज के भाव को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। व्यक्ति से समाज तक की यात्रा के पड़ाव के रूप में इन आश्रमों का निरूपण किया गया था। मनुष्य जीवन की जो आयु है उसको 100 वर्ष मानकर आश्रम को क्या किया, जीवन के 4 भागों में बांट दिया गया। तो जीवन के कौन से 4 भागों में आश्रम को बांटा गया। सबसे पहले यहाँ पर क्या जाता है, सबसे पहले यहाँ पर आता है ब्रह्मचर्य आश्रम। तो जो पहला आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य, दूसरा हो जाता है गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, और चौथा आश्रम जो है ये है संन्यास आश्रम। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्रह्मचर्य आश्रम की। ब्रह्मचर्य आश्रम मनुष्य के जीवन का पहला भाग माना गया है। इसमें यज्ञोपवीत संस्कार से 25 वर्ष की आयु तक व्यक्ति अविवाहित रहते हुए गुरुकुल में रहकर विद्या का अध्ययन करता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो कुछ सीखता था उसको वह अपने व्यवहार में उतारने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। तो चलिए अब देख लेते हैं हम यहाँ पर गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम की जो आयु है वो 25 वर्ष से 50 वर्ष तक मानी गई। गृहस्थ आश्रम पर संपूर्ण समाज का दायित्व होता है। विवाह इस आश्रम का मुख्य संस्कार है। यह आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी एवं सन्यासियों का जो पोषण करता है वो गृहस्थ ही करता है। चलिए तो अब हमने गृहस्थ आश्रम को पढ़ लिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आश्रम। जो तीसरे नंबर का आश्रम है वो कौन सा है, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ की जो आयु है वो 50 से 75 वर्ष के बीच मानी गई है। जैसा कि शब्दों से प्रतीत होता है, वानप्रस्थ आश्रम से व्यक्ति परिवार के दायित्व से मुक्त हो जाता है और अपने जीवन गांव के निकट जंगल में बिताता था। गृहस्थ आश्रम में रहकर जो अनुभव प्राप्त किया था उसको समाज में बांटता था। गृहस्थ आश्रम में वह अपने परिवार के कल्याण के लिए सोचता था, किंतु यहाँ पर वह संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए सोचता है। गृहस्थों को सलाह देना इस आश्रम की मुख्य विशेषता रही। इसकी वानप्रस्थ आश्रम के जो लोग होते थे वो अपने गृहस्थ आश्रम के जो अनुभव थे, जो उन्होंने उसमें सीखा, उस चीज़ों को वो क्या करते थे, संपूर्ण समाज में बांटते थे और अपने ज्ञान को फैलाते थे, लोगों की समझ को बढ़ाते थे। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर हम आ जाते हैं सबसे अंतिम आश्रम पर, संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम की जो आयु है वो मानी गई है 75 से 100 वर्ष। वानप्रस्थ आश्रम तक की जब यात्रा मनुष्य करता है तब मनुष्य ज्ञान व कर्म की शिक्षा को पूर्ण रूपेण प्राप्त कर लेता है। तब वह उद्देश्य देने के योग्य हो जाता है। उपदेशक निस्वार्थ होता है। इस काल में व्यक्ति अपना संपूर्ण भाग उस परम पिता परमात्मा को सौंपकर समाज को ही क्या कर लेता है, अपना आराध्य मानकर जीवन के शेष 25 वर्ष क्या करता है, समाज की सेवा के लिए समर्पित कर देता है। इस आश्रम में व्यक्ति एक जगह नहीं रहता बल्कि अलग अलग स्थानों पर विचरण करता है और लोगों को सदाचार की शिक्षा देता है। तो ये बात हुई किसकी, संन्यास आश्रम की। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर हम वर्ण व्यवस्था देख लेते हैं, किस तरह की यहाँ पर वर्ण व्यवस्था रही। वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप जो था वो बहुत अच्छा था। वह कर्म और श्रम के सिद्धांत पर आधारित थी। जन्म से इसका कोई संबंध नहीं था। कर्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र हो सकता था। वर्ण व्यवस्था व्यवसाय से जुड़ी हुई थी और वर्ण विभाजन जन्मजात नहीं होता। आवश्यकता अनुसार कोई भी व्यक्ति अपना व्यवसाय बदल सकता था और इसके साथ ही उसका वर्ण भी बदल जाता था। इन वर्णों में अपने खान पान तथा वैवाहिक संबंधों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था और न ही छुआछूत की कोई भावना थी।
न तो किसी वर्ण को छोटा माना जाता था और न ही किसी को अपवित्र। ऋग्वेद में एक स्थान पर एक व्यक्ति कहता है कि मैं मंत्र का निर्माता हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता पत्थर की चक्की से अन्न पीसने वाली महिला है। इससे स्पष्ट है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म प्रधान न होकर कर्म प्रधान थी। तो यहाँ पर हमने जान लिया जो वर्ण व्यवस्था थी वैदिक संस्कृति में वो कैसी थी, जन्मजात नहीं थी, वो थी कर्म प्रधान। कर्म के आधार पर ही लोगों के वर्ण विभाजित किए जाते थे, किसी को न छोटा माना जाता था और न ही किसी को बड़ा माना जाता था, सबको समान भाव से देखा जाता था। चलिए आगे इसमें देख लेते हैं के बारे में हमने यहाँ पर जान लिया। चलिए जान लेते हैं अब वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन किस तरह का था। आर्यों के राजनीतिक जीवन का मूल आधार क्या था? कुटुंब था। कई कुटुंबों को मिलाकर क्या बनता था? एक ग्राम बनता था। ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहते थे। कई ग्रामों के समूह को मिलाने पर 20 नामक इकाई बनती थी, जिसका नाम क्या रखा जाता था? कई सारे गाँवों को उसमें शामिल किया जाता था और उसका नाम रखा जाता था विस। जिसका अधिकारी क्या कहलाता था? उसका अधिकारी कहलाता था विस्पति। कई विषयों के समूह से क्या बनता था? जन। जन नामक इकाई बन जाती थी, जिसके अधिकारी को क्या कहते थे? शासक अथवा राजन कहा जाता था। जनों का राजनीतिक संगठन प्राय एक जैसा होता था। राजन और उसके कार्य, अब हम यहाँ पर राजन और उसके कार्य जान लेते हैं। जो राजन होता था उसका क्या कार्य होता था? राजन राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था। सामान्यतः राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शासक बनता था, अर्थात उसका पद पैतृक था। परंतु कभी कभी जनता नए राजा का निर्वाचन भी करती थी। राज्य की समस्त शक्तियां उसके हाथों में केंद्रित थी। वह राज्य के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को नियुक्त करता था तथा उन्हें पदोन्नत भी करता था। उसका निर्णय अंतिम समझा जाता था, किंतु वह मनमानी नहीं कर सकता था। अपने मंत्रिपरिषद से विचार विमर्श करने के बाद ही अपनी नीति निर्धारण कर सकता था। उसको परामर्श देने के लिए सभा तथा समिति नामक 2 संस्थाएं थी। समिति जनता के सदस्यों का संगठन था, जबकि सभा केवल मुख्य पदाधिकारियों एवं विद्वानों की बैठक थी। सभा तथा समिति को काफ़ी प्रशासनिक अधिकारी प्राप्त थे। वे राजा को निर्वाचित और पद का चयन कर सकते थे। वे राजा को शासन कार्य चलाने में सहायता देते थे और साथ ही उसको क्या करते थे? उसकी जो शक्तियाँ हैं उस पर अंकुश रखते थे। शक्तिशाली राजा भी इन संस्थाओं के निर्णय के अवहेलना नहीं कर सकता था और ना ही उसके अंदर इतना साहस होता था कि वो इनकी अवहेलना करके कोई निर्णय ले सके। चलिए आगे देख लेते हैं वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। बात करते हैं यहाँ पर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन किस तरह का था। आर्यों का आर्थिक जीवन जो था काफ़ी उन्नत था। उस समय लोगों की आजीविका के मुख्य साधन कृषि, पशुपालन और व्यापार आदि थे। तो वैदिक कालीन जो लोग थे वो किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे? उनका जीवन जो था वो काफ़ी उन्नत था और उनकी जो जीविका चलाने के साधन थे वो कृषि थे, पशुपालन थे और वो लोग व्यापार भी करते थे। चलिए अब जान लेते हैं कृषि वो किस तरह की करते थे। यहाँ पर आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि माना जाता है। वे जौ, चावल आदि की फसलें जो थे पैदा करते थे। इस काल में कृषि वर्षा पर निर्भर थी। वर्षा के अभाव में कुएं तथा नहरें भी जल की सिंचाई के साधन थे। खेती का काम हल व बैल से किया जाता था। अच्छी फसल के लिए खाद का प्रयोग भी करते थे। प्रत्येक गांव में 2 प्रकार की भूमि होती थी। प्रथम उर्वरा और द्वितीय क्या थी? खिल्य। उर्वरा भूमि पर फसल पैदा हो सकती थी। ऐसी भूमि पर किसी न किसी व्यक्ति का अधिकार होता था। और खिल्य भूमि जो होती थी वो बंजर होती थी। ऐसी भूमि पर समस्त गांव का अधिकार होता था। वहां पर ग्रामीण अपने पशु चराते थे। तो भूमि किस तरह की थी उस समय? वैदिक संस्कृति में बताया गया है कि जो भूमि थी वो किस तरह की थी? 2 तरह की थी। एक उर्वरा थी और द्वितीय खिल्य थी। जो उर्वरा होती थी उस पर किसी न किसी का अधिकार होता था और जो खिल्य होती थी वो बंजर थी। वो समस्त गांव के लिए निर्धारित थी। उस पर समस्त ग्रामीणवासी अपने पशुओं को चराते थे। चलिए अब जान लेते हैं इनका पशुपालन किस तरह का था। पशुपालन देख लेते हैं आर्य किस तरह से करते थे। यहाँ पर दिया है आर्यों का मुख्य दूसरा व्यवसाय जो था वो क्या था? पशुपालन था। आर्य लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं घोड़ा आदि पशुओं का पालन करते थे। गाय उनके जीवन में विशेष महत्व रखती थी। वे गाय को विशेष महत्व भी देते थे, उसकी पूजा भी करते थे। चलिए जान लेते हैं यहाँ पर अब शिल्प के बारे में, वो किस तरह का व्यापार करते थे। आर्यों ने शिल्प कला को भी बहुत उन्नति दी थी। वे कपड़ा अच्छा बुनते थे और चमड़ा रंगने एवं आभूषण बनाने की कला में भी दक्ष थे। बढ़ई लोग हल, बैलगाड़ियाँ, तख्त, चारपाई, नौकाएं आदि बनाने में काफ़ी निपुण थे। कुछ लोग लोहार, सुनार, कुम्हार का कार्य करते थे। इस समय वैद्य भी थे जो कि चिकित्सा का कार्य करते थे। इन लोगों के धंधे के संबंध में विशेष बात यह थी कि किसी भी शिल्प को हीन नहीं समझा जाता था। शिल्पकार समाज में क्या थे? आदरणीय थे। उन सभी को क्या मिलता था? समाज में सम्मान मिलता था। ऐसा नहीं था कि जो वैद्य है उसको सम्मान ना मिले या जो कुम्हार है उसको छोटा समझा जाए। यहाँ पर सभी को समान देखा जाता था और सबको सम्मान मिलता था।
चलिए अब जान लेते हैं इनके व्यापार के बारे में। आर्य लोग व्यापार भी करते थे। व्यापारी वर्ग को क्या कहा जाता था? इनको पणि कहा जाता था। विदेशी व्यापार जल और स्थल दोनों मार्गों से होता था। व्यापार के लिए वस्तु विनिमय का प्रयोग होता था। ऋग्वेद के अध्ययन से पता चलता है कि उन दिनों निष्क नामक सिक्का भी प्रचलित था। स्वर्ण निर्मित इस सिक्के का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। उस समय वस्तुएं ऊँटों, छकड़ों एवं घोड़ों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जाती थी। तो यहाँ पर सिक्के किस तरह के चलते थे? निष्क नाम का सोने का सिक्का चलता था जिसका प्रयोग लेन देन में किया जाता था। चलिए अब जान लेते हैं ऋग्वेद की कुछ नदियाँ हैं। ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में यहाँ पर हम जान लेते हैं। प्राचीन और वर्तमान नाम हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले नाम आता है कुंभा, जिसको काबुल बोला जाता है। फिर आता है कुर्मदा, इसको कुर्रुम बोला जाता है। गोमती, इसको गोमल। सुबस्तु, इसको सुबात। सिंधु को सिंध। तीस्ता को झेलम। आसिकिनी को चिनाब। पुरुषणी को रावी। बिपाशा को ब्यास और सित्रुदी को सतलज बोला जाता है। द्वेषदिति को सरस्वती यहाँ पर कहा जाता है। ये इनके वर्तमान नाम हैं। चलिए आगे इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ शब्दावली दी हुई है, इनको जान लेते हैं। वैदिक साहित्य का क्या अर्थ होता है? वैदिक काल में लिखा गया साहित्य वैदिक साहित्य कहलाता है। उपदेशक क्या होता है? उपदेश देने वाले को यहाँ पर उपदेशक बोला गया। और कुटुंब का अर्थ यहाँ पर परिवार होता है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाती है और हमारा जो टॉपिक था वैदिक संस्कृति ये भी इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ पर इसका आगे करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और जाकर प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देख लीजिएगा। यूपी SSSC पैट एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।